बच्चे आज का अपना टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखो सीधा सा क्या है बच्चा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। ये वाली जो इसके अंदर बात लिखी हुई है हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है हमें कि जो लाइट होती है, अगर हम ड्यूल नेचर के बारे में बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि लाइट possesses dual nature. It can behave as a particle as well as a wave, or we can say it can act as a particle as well as wave. अब जब वो वेव नेचर की हम बात करते हैं तो वेव नेचर मतलब लाइट जब वेव नेचर पोजेस कर रहा है तो वो किस तरीके का वेव, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, ये दो तरीके की वेव्स होती हैं। इनमें से ट्रांसवर्स नेचर की लाइट होती है। ट्रांसवर्स नेचर क्या था? ट्रांसवर्स नेचर था जिसके अंदर पार्टिकल की डिस्टर्बेंस जो थी आर इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यही था। लॉन्गिट्यूडनल कौन से थे? साउंड वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ऐसे ही था ना, पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब होते हुए चल रहे थे तो क्या था ये? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन लाइट के अंदर पार्टिकल इस तरीके से डिस्टर्ब होते हैं और लाइट हमारी आगे की तरफ जा रही होती है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स मोशन हो रहा है, और इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव होती है। अब यहां पर जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट स्पीड जो है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच लाइट इज पासिंग थ्रू। अगर वहां पर मीडियम चेंज होता जाएगा तो उसकी स्पीड भी चेंज होती जाएगी, और यही वेरिएशन इन स्पीड may be considered as the reason behind the variation in its path when it goes from one medium to another, है ना। क्योंकि हमने अगर जो 10th की बुक के कंसेप्ट को थोड़ा बहुत भी अगर रिकॉल करो तो उसके अंदर याद है कि हम क्या कहते थे, भाई अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपना पाथ क्यों चेंज कर रही है? वो पाथ सिर्फ इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि उस वक्त उसकी स्पीड चेंज होती है ना। लाइट की एक मीडियम में अलग स्पीड है, दूसरे मीडियम में अलग है, और उसी के बेसिस पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन किया था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपने को पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन अपना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वही वाला था। ठीक है, तो हमारे पास अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली डिफरेंस क्या आया है, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन को तो उसके अंदर भी पढ़ ही लिया था, अपना रे ऑप्टिक्स के अंदर भी हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शंस को पढ़ लिया था, लेकिन जो सिंपल रे थ्योरी थी, जो पार्टिकल नेचर वाला कंसेप्ट था, उसके अकॉर्डिंगली कुछ फिनोमिनाज हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सबसे पहला तो सीधा सा है क्या बचा, अगर तुम इसके अंदर डिस्पर्जन के फिनोमिना की बात करो, या डिस्पर्जन से भी आगे जाके एक हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक यूनिक सा फिनोमिना आता है, अगर हम सीधा रेस के हिसाब से देखें तो ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास आगे जाके एक टॉपिक आता है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो मैं रिफ्रैक्शन नॉर्मल बोल रहा हूं उनमें डिफरेंस समझना, ये हम आगे जाके डाइफ्रैक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा। बट डाइफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में समझो, रिफ्रैक्शन क्या था? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। सिंपल सा है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो पाथ चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जा रही है, सेम मीडियम है दोनों तरफ, सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर मान लेते हैं बहुत पतला कुछ है, बहुत पतला, ये जो मेरे पास हाथ में पेंसिल है बहुत ही पतला है, हेयर लाइक स्ट्रिंग है कुछ, और इतनी पतली कि उसकी वेवलेंथ कैन बी कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ, बेसिकली इसकी जो थिकनेस है इट कैन बी कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मान लेते हैं। और अब अगर मैं इसको किसी लाइट सोर्स के आगे रखूंगा तो लाइट इसको क्रॉस करते हुए भी अपना पाथ चेंज करेगी। जब इसको निकल यहां, इसको हमें पता है अगर यहां से टकराएगी तो क्या होगा, लाइट सारी निकल जाएगी पर पीछे इसकी शेडो बन जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उसको रोकेगा। लेकिन जो लाइट है वो इसकी ज्योमेट्रिकल शेडोज को खा जाएगी थोड़ा सा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द एजेस ऑफ दिस पेंसिल। अब यहां पर मीडियम में कोई चेंज नहीं आया और उसके बाद भी लाइट के अंदर जो है उसके बेसिकली पाथ के अंदर वेरिएशंस आ गई हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये रे थ्योरी के अकॉर्डिंगली, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड नहीं था। तो कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको सिर्फ वेव थ्योरी ही समझाती है हमें। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का पार्ट होता है, वो भी सिर्फ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही हमें समझ में आता है। अब जब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है बच्चा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब समझ में आता है, वेव फ्रंट क्या हुआ? वेव का फ्रंट, यही बात बनी ना, जो वेव को रिप्रेजेंट करती हुई जो लाइन है, रिप्रेजेंट करता हुआ जो पार्ट है, वेव का फ्रंट क्या हुआ? अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसको इमेजिन करके देखो जरा,
इमेजिनेशन के लिए एक सिंपल चीज रखते हैं, देखो देखो मान लो हमारे पास आर्मी ट्रूप्स पता है हमें, जिस टाइम पे वो अपना मार्च कर रहे होते हैं, अगर उनको कोई सामने से देखे, बिल्कुल सामने से, तो अगर वो मान लो 100 लोग खड़े हैं लाइन में, 100 लोग सिर्फ 4 लाइन में खड़े हैं, तो क्या हमें 100 लोग दिखेंगे? हमें सिर्फ आगे के वो 4 लोग दिखेंगे। और जिस तरीके से उनका बॉडी मूवमेंट होगा एज इट इज, उनके पीछे वालों का मूवमेंट उनको फॉलो करेगा। यही होगा। अगर मैं अब उन 4 ट्रूप्स को, आगे वालों को हटा दूं, तो नेक्स्ट वाले भी सेम उन्हीं का रेप्लिका दिखेगा हमें, एज इट इज चलेगा। तो कहीं भी वेव को किसी भी पार्ट से अगर मैं कंटिन्यू करके देखना शुरू करूं, तो हर बार सेम तरह की प्रॉपर्टी, सेम तरीके का मूवमेंट दिखेगा कि नहीं? तो उस वक्त जो वो वेव है, उस पूरी वेव को, जो पूरे 100 लोग खड़े थे, उस पूरी वेव को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? जो उनका सामने वो जो फ्रंट रो में खड़े थे। समझ में आई है? इसको अगर बल्ब के हिसाब से समझाऊं या किसी और नॉर्मल मतलब लाइट के फॉर्म के हिसाब से समझाऊं, तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले इसका। मान लो हमारे पास, इमेजिनेशन में लाना थोड़ा बहुत, यहां पर मेरे पास एक बॉम्ब है हाथ में, ठीक है, ये हवा में है, ये मतलब टिका रहेगा यहां पे। अगर ये यहां पे ब्लास्ट होता है, ग्रेविटी का इंपैक्ट वगैरह खत्म करते हैं फिलहाल के लिए, यहां पे अगर वो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होगा तो क्या होएगा? वो ब्लास्ट होगा तो उसका इंपैक्ट जाएगा ऐसे, किस तरफ जाएगा? हर तरफ। उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, वो हर तरफ एक छोटा सा स्फेयर की तरह से इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो यहां स्फेयर, अब क्या होगा? ये स्फेयर फर्दर आगे डिस्टर्बेंस पास करेगा, फिर फर्दर आगे डिस्टर्बेंस पास करेगा। तो हर पॉइंट पे हर एक बड़ा स्फेयर फॉर्म होता जाएगा। एग्जैक्टली अगर 2 डायमेंशन में समझे तो जैसे हमारे पास वाटर में रिपल्स फॉर्म होते हैं, और वो भी 2 डायमेंशन क्या है तो 3, उसके अंदर भी जब रिपल्स फॉर्म होते हैं इस तरीके से चलते हैं, एक छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास बनते हुए चलते हैं, होता है कि नहीं? तो उस वक्त अगर मैं उन कंसेंट्रिक सर्कल्स को किसी भी पार्ट पे, किसी पॉइंट पे नोटिस करूं, तो वो जो एक सर्कल बन रहा है वो हमारा वेव फ्रंट है। अब आगे की वेव को वही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे ये वेव आगे गई तो मैंने कहा ये वाला वेव फ्रंट है। समझ में आ गई है? अब वेव फ्रंट के टाइप्स कैसे होंगे? वेव फ्रंट हमारे पास होता है, इट इज डिफाइंड एज, वेव फ्रंट बेसिकली क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ all the particles of the medium which are vibrating in same phase. Clear है? It is the continuous locus of all the particle. Locus पता है सबको क्या है? Locus basically एक geometrical condition है जिसको हर particle follow कर रहा है, ठीक है? It is the certain set of given conditions जिसको हर particle follow करेगा। तो ये एक locus, जैसे सर्कल का लगा लो, सर्कल का locus क्या होता है? अगर मैं सेंटर से एक डिस्टेंस फिक्स कर देता हूं तो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दी, अब इस डिस्टेंस पे पार्टिकल को घूमने दो जहां मर्जी, तो जहां मर्जी का एक सर्टेन डिस्टेंस पे घूमेगा तो वो अल्टीमेटली एक सर्कल को ही फॉर्म करेगा। तो वेव फ्रंट भी किसी तरीके से क्या हुआ? इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है? फिर आता है, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, वेव फ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला बचा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, एग्जैक्टली जैसे मैंने बॉम्ब वाला एग्जांपल दिया था। अब इस बॉम्ब को मैंने क्यों बोला था कि तुम मे बी इमेजिन कर पाओगे उस इंपैक्ट के लिए। अगर एक लाइट सोर्स की तरह इमेजिन करो, तो यहां पे अगर एक छोटा सा बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर कोई वायर का कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो हर तरफ से ग्लो करेगा बिल्कुल। एक अगर मान लो स्फेरिकल टाइप का बल्ब है, तो वो हर तरफ बराबर बराबर वेव्स जनरेट करेगा, तो उसके जो भी वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या निकलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। फिर आता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या रहेगा? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, जैसे नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है अपनी, या फिर ये मान लो मेरे पास ये जो हाथ में मेरे पास पेन है, स्टाइलस है, अगर ये ग्लो करेगा तो ऊपर और नीचे ग्लो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये छोटे छोटे सिलेंडर्स, फिर बढ़ते बढ़ते आगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाइट फॉर्म भेजता रहेगा आगे। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। और अगर मैं प्लेन की बात करूं, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट क्या रहेगा? जैसे हमारे पास सरफेस लाइट्स है, ये है ना, तो जो सरफेस लाइट है, मान लो ये बोर्ड है, अगर यहां से लाइट निकलेगी तो ये बिल्कुल एक प्लेन की तरह निकलेगी, फ्लैट निकलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स is at very large distance, a small portion of the spherical or cylindrical wavefront appears to be plane. अब ये क्या बात हुई? मैंने अभी क्या बोला कि ये प्लेन वेवफ्रंट का काम करेगा, जैसे सरफेस लाइट्स है। लेकिन साथ में ही अब यहां मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अगर बहुत दूर से देखेंगे तो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट भी प्लेन वेवफ्रंट की तरह काम करेगा। कैसे?
अगर बहुत दूर से देखें, सोच के देखो, यहां पे एक हमारे पास कर्व दिख रहा है, क्यों? छोटा सर्कल सरफेस है ना, छोटा सा अगर हमारा सरफेस एरिया तो कर्व्ड है। अगर इसको बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा करते जाते हैं तो अब बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंस से इसका साइज भी काफी बड़ा है। उस डिस्टेंस से अगर जो तुम देखोगे तो ये कर्व नहीं दिखेगा, वो फ्लैट दिखेगा कि नहीं? समझ में आई है? तो उस वक्त वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगा हमें। प्लेन वेव फ्रंट किसी भी फॉर्म में, देखो प्लेन वेव फ्रंट का सिर्फ एक कंसेप्ट है कि हम उसकी दूसरी तरफ नहीं जाके देख रहे हैं कि वो हर तरफ फैल रहा है, वो हमें एक तरफ से अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। हाँ, सारे ही प्लेन की तरह दिखेंगे, चाहे वो पॉइंट है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो सरफेस है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, हर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही दिखेगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आ गया सिलेंड्रिकल का एग्जांपल, और ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आ गया। डन है। फिर आता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन rays are always normal to the wavefront. According to Huygens, light energy flows along the rays. अब ये क्या बोला गया यहाँ पे? भाई इन्होंने बोला था कि अगर एक वेव फ्रंट है, अब जैसे मैंने एग्जांपल वापस से अपना वो आर्मी ट्रूप्स का रखते हैं, आर्मी ट्रूप्स अगर सामने खड़े हैं और वो सामने चल के आ रहे हैं तो उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन रेज का कहाँ है? इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं? तो जो रेज निकलेंगी हमेशा कहाँ निकलेंगी? परपेंडिकुलर, है ना? रेज हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहेंगी? वेव फ्रंट के। और वही जो रेज हैं वही तो एनर्जी वेव्स हैं बेसिकली। रेज बच्चा एक सोच के देख, अगर जो मैंने कहा यहाँ एक बल्ब है वो ग्लो कर रहा है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो हमें डिस्टर्बेंस इधर को ऐसे स्फीयर की फॉर्म में जाती दिख रही है, और जो रेज निकल रही है बल्ब से वो हर बार इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगी कि नहीं? समझ में आई है? बताओ बताओ। आर्मी ट्रूप्स वाला तो मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ, वो बेसिकली मेरे दिमाग में वो एग्जांपल क्यों आया था कि वो सिंक्रोनाइज बताने के लिए कि उनकी जो बॉडी मूवमेंट है जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम फेस में ट्रैवल करते हैं, हर बिल्कुल सेम तरीके से बॉडी मूव कराते हैं। अब अगर मैं आगे के 4 ट्रूप्स को देख रहा हूं तो वो मूव आगे करेंगे। अगर मुझे वहां दिख रहा है उनका मूवमेंट इधर को है, मेरे को दिखे कैसे? ऐसे सरफेस की तरह आए, कहां? वो आगे। तो हर बार जो उनका बॉडी मूवमेंट होगा उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कि नहीं? क्लियर है? अब इसके अंदर है अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन, देखो यहां पर है PWF, क्या ये बच्चा? ये बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो सीधा सीधा चल के आ रहे हैं, साफ दिख रहा है, प्लेन वेव फ्रंट है। रेज हमारे पास ये जो वेव फ्रंट आ गए हैं, ये जो येलो लाइंस है, और ये सीधी सीधी लाइंस हमारे पास आ गई हैं जो रेज निकल के आ रही हैं। यहां पे हमारे पास क्या है बच्चा? ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे है? ये हमारे पास ये इस तरीके से वेव फ्रंट है जो डाइवर्ज हो रहा है, फैलता जा रहा है आगे आगे, और जो हमारी रेज हैं वो कैसे निकल रही हैं? हर बार सेंटर से निकल रही हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगे उस सरफेस के। क्लियर है? ठीक है गोविंद बच्चा। फिर इसके बाद है हमारे पास ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स के साथ होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो भी हमारी जो लाइट वेव्स हैं, रेज हैं, वो आके इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहने वाली है। हाँ जी, सोर्स नहीं होगा ऑब्वियसली, ये इमेजिनरी ज्यादा है, क्योंकि अगर जो सोर्स वाला पार्ट ले तो सिर्फ यहाँ पे सोर्स दिखेगा। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है बच्चा ह्यूजेन प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंगली क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which travel in all the directions with the velocity of light in a medium. ये क्या बात बनी? ये एग्जैक्टली जो मैंने रिपल्स वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें। तो जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब बेसिकली वाटर रिपल्स वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, उसके अंदर अगर याद करो क्या होता है, अगर मैं पानी है यहाँ पे, मान लो वो कुएं वाला एग्जांपल लेते हैं, बाल्टी के अंदर तुम छोटी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो सेंटर में, तुमने सिर्फ सेंटर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी हल्की सी, उस डिस्टर्बेंस से क्या हुआ? वहां पे रिपल फॉर्म हुआ पहला। दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस डिस्टर्बेंस ने क्या किया? आगे के फर्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट करी। अब जो आगे वाला पानी वाला पार्ट है, आगे वाले जो पार्टिकल्स है, उनके लिए ये सोर्स है, सेंटर वाला तो नहीं। अब सेंटर ने अपना काम किया था इस प्राइमरी वेव फ्रंट को क्रिएट करने के लिए। अब ये जो प्राइमरी है ये क्या काम करेगा? ये आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो बन गया है अब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है नया वाला प्राइमरी वाला, और इससे क्रिएट क्या हुआ? सेकेंडरी। अब ये जो सेकेंडरी है नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी बनेगा, और हर बार फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा।
है ना। एग्जैक्टली ये कैसा होता है, जैसे हम वो गेम खेलते होते कि मैं पास करता रहता हूं आगे। मैंने अगर ये जो अपने पास ये मेरे पास मार्कर है मैंने इस बच्चे को दिया, तो इस बच्चे के लिए मैं सोर्स था इसका मार्कर का। इसने अगर पीछे वाले बच्चे को पास ऑन किया तो उस बच्चे के लिए ये सोर्स थी। तो ये प्राइमरी और वो सेकेंडरी, और फिर वो आगे फर्दर किसी दूसरे को देगा तो वो प्राइमरी, फिर अगला सेकेंडरी, इसी तरीके से चलेगा। तो हर एक जो वेव फ्रंट है वो पहले सेकेंडरी की तरह क्रिएट हुआ, फिर वो सोर्स की तरह काम करेगा जो प्राइमरी वेव फ्रंट, और बनाएगा क्या, सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर है ये। इसी तरीके से वो पूरी डिस्टर्बेंस आगे पास ऑन हो जाएगी। A surface touching the secondary wavelet tangentially in the forward direction at any instant give new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. अब बात तो वही है जो मैं अभी बता रहा हूं, क्या है कि प्राइमरी से डिस्टर्बेंस सेकेंडरी में गई, सेकेंडरी गई तो नया सोर्स की तरह फिर ये काम करेगा, अब ये प्राइमरी बन जाएगा, आगे वाले को सेकेंडरी की तरह बना देगा। लेकिन यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया था, वेवलेट, है ना। अभी हमने यहाँ पे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमारे पास है, इसमें सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे थे। अब ये सेकेंडरी वेवलेट बेसिकली किस तरीके से है बच्चा, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में डिस्टर्बेंस पास ऑन हो रही है, तो वो जो सेकेंडरी में डिस्टर्बेंस पास ऑन हो रही है वहां पर अगर एक पार्टिकल को इमेजिन करो, उसका एक एरिया होगा आसपास, एक है ना, एक सर्टेन वॉल्यूम तक उसका एरिया होगा जहां तक वो डिस्टर्बेंस फैला रहा होगा वाइब्रेशंस के हिसाब से। ये तो क्लियर है कि जितनी भी डिस्टर्बेंस जाएगी वो जाएगी तो वाइब्रेशंस की फॉर्म में। तो यहां से जब आगे वाले पे वाइब्रेशन हुई तो उसका जो डिस्टर्बिंग एरिया है एक सर्टेन स्फीयर की फॉर्म में होगा। तो ये जो हमारे पास स्फीयर है, स्फेरिकल वेवलेट के हिसाब से समझना, यहां वाले पार्टिकल ने वो डिस्टर्बेंस पास ऑन करी यहां। अब ये जो पार्टिकल है ये यहां तक वाइब्रेट हो रहा है, तो वो हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस फैला रहा है, समझ रहे हो, स्फेरिकल शेप में। तो इसके टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं, एक पहले इसको टच करता हूं, ये तो ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी वेवलेट। और इन्हीं के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की साइड अगर हम लाइन बनाते हैं तो वो क्या बता रहे हैं, रेस के डायरेक्शन। क्लियर है, सिंपल। तो ये हमारे पास, जैसे अगर जो ये हमारे पास क्या था स्फेरिकल के लिए, अगर मैं प्लेन के लिए लूं तो प्लेन के लिए ऐसा है, यहां से ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ जो टेंजेंट बन रहा है इन सब के साथ जो टच करके, ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी वेवलेट, जिसकी डायरेक्शन में यहां पे फर्दर फिर क्या जाते जाएंगे, पैरेलल वेवलेट्स क्रिएट होते जाएंगे और डिस्टर्बेंस आगे जाती जाएगी। स्फेरिकल वाले में स्फेरिकल क्रिएट होते जा रहे थे, पैरेलल वाले में पैरेलल क्रिएट होते जाएंगे जो प्लेन रहेगा हमारे पास। डन है बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अगर जो पेपर में आता है फ्री के मार्क्स रहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। और इसे शुरू करते हैं। देखो वेव थ्योरी के कंसेप्ट में समझो, जैसे मैंने बताया था रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम सिंपल एक रे बनाते थे, काम खत्म था। अब यहाँ एक सिंपल रे नहीं है, यहाँ पूरी एक वेव उठ के आ रही है। वेव आ रही है तो वेव के अंदर बहुत सारी रेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस हिसाब से। अब वहां पर अगर मैंने 3 लाइंस बनाई है, देखो पहला एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मान लो कोई वेव आती है। अब वेव क्या है बच्चा, जिसके पास एक ये लाइट आ गई, ठीक है, और एक मान लो उसी के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रेज, वो ये आ गया, और एक हम एक और बना लेते हैं, मान लो इस वाले से बना लेता हूं, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है ना। ये पूरी अगर वेव आके टकराएगी तो इसी तरीके से टकराएगी। अब यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ये, तो ध्यान से देखो ये पूरा इसका वेव फ्रंट है कि नहीं, है ना। ये जो परपेंडिकुलर बना ये इसका वेव फ्रंट बना, और इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंगली जब ये इंटरसेक्ट करा तो सबसे पहले क्या निकला बच्चा, ब्लू वाला। फिर उसके बाद अपनी जो रेड वाली लाइन निकली है यहां से ऐसे, और फिर उसके बाद अपने पास जो ब्लैक लाइन निकली थी। डन है। और यहां से अगर मैं अब इसके साथ परपेंडिकुलर बना दूं तो ऐसे ये बन गया। अब ध्यान से देखो, इसी के बिहाफ पे जो ब्लैक रेड और ब्लू था वो ब्लू रेड और ब्लैक हुआ कि नहीं। ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज भी क्लियर दिख रही है ना। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट था जो इस तरीके से शिफ्ट हुआ है यहां पे। ये बात समझ में आ गई है। मैं एक बार इसी डायग्राम को स्क्रीन पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। हो क्या रहा है
यहां से ये एक वेव फ्रंट के ऊपर आने वाली वेव्स हैं जो इधर से आई आई ये लाइट आके यहां टकराई, यहां पे ये बना नॉर्मल जिसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया I1। क्लियर है? अब यहां जो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं थोड़ा बहुत लाइन एंड एंगल्स के साथ पंगे लूं तो सेम एंगल मेरे पास यहाँ I1 बनेगा जो वेव फ्रंट बना रहा होगा इस बेस लाइन के साथ। क्लियर है? इसी तरीके से अब ये लाइट आई यहां टकराई, यहां आई, यहां अपे, और ये बाउंस बैक कर गई थी इधर। तो ये जो थर्ड लाइन जहां टकरा रही है ग्रीन वाली, यहां पे मैंने ये वेव फ्रंट बनाया अपना ये वाला जो पर्पल लाइन है। क्लियर है? ये कितना एंगल बना रही है ग्रीन वाली इसके साथ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ऐसा नहीं है कि कोई और अलग बनाएगी, यहां पर ये ब्लैक वाली भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम बनाएगी, रेड वाली भी सेम बनाएगी, ग्रीन वाली भी सेम बनाएगी। ठीक है? तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना R, और जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां बन रहा होगा उतना ही हमारे पास ये जो वेव फ्रंट है वो बेस लाइन के साथ एंगल बना रहा होगा। ये वाली बात ठीक है बच्चा? अब यहां ट्रायंगल्स देखो, ए बी ए डैश बी डैश ए, ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों है कि नहीं? ठीक है? मेरा टारगेट क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इक्वल हो जाते हैं तो उससे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को देखा, ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश ए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है और एक जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। अब यहां तुम देखो बच्चा, एंगल बी और एंगल बी तो 90 डिग्री है, बी डैश और बी, है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों राइट एंगल पे है 90 डिग्री। ए डैश ए और ए डैश ये कॉमन है बीच वाला, है ना? अब तीसरी चीज आती है बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। अब ये देखना, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ये लाइंस इक्वल क्यों है? अगर इन पे ध्यान दो, ये वाली लाइंस हमारे पास इक्वल क्यों है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये इक्वल क्यों है बच्चा? ये इसीलिए इक्वल बनाए हैं हमने क्योंकि अगर तुम नोटिस करो, जब ये ब्लैक वाली लाइन यहां टकरा गई थी और वो टकरा के जब वो यहां पहुंची है, उसी टाइम के अंदर अपनी जो ग्रीन वाली लाइट है वो वहां उसे अप्रोच कर रही है। तो इट इज द सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेम टाइम। बेटा मेरी बात सुनो, जब ये लाइट यहां आके ब्लैक वाला पोर्शन यहां टकरा रहा है, उसी टाइम पे ये ग्रीन वाला पोर्शन यहां तक पहुंच रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो जैसे ही ये यहां टकरा चुका है, वो यहां से शुरू होना है, तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, स्पीड दोनों में बराबर है। जब वो यहां इंसिडेंट कर गया है तो रिफ्लेक्ट करेगा सेम स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से, ये यहां से इसे अप्रोच करेगा सेम स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से, टाइम दोनों को सेम मिला है टी, तो स्पीड इनटू टाइम से ए बी डैश एंड बी ए डैश इक्वल हो गए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल थे हमारे ए डैश बी और ए डैश बी और ए डैश बी डैश ए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी से आई और आर इक्वल हो गए कि नहीं? बस सीधा यही लिखना है, नहीं काटेंगे बेटा, सी इंटू टी सीधा लिखना है बस, विच इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, टाइम दोनों में बराबर था। तो हमारे पास ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय द कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आई इज इक्वल टू आर, व्हिच प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल बात है बच्चे, इजी है। इसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब रिफ्रैक्शन पे ध्यान देना बच्चे, रिफ्रैक्शन के लिए भी सेम पैटर्न रहेगा। देखो ध्यान से, ये हमारी पूरी एक वेव है जो ट्रैवल कर रही है इधर को। इस वेव के अंदर सबसे पहला ये वाला पार्ट जब इंटरफेस पे टकराता है, अब इंटरफेस कैसे है? यहां पे ऊपर हमारा रेयर मीडियम है, नीचे की तरफ हमारे पास डेंसर मीडियम है। ये हमारे पास रेयर मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है c1, और नीचे वाले के अंदर डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है c2। अब हमें पता है जब लाइट रेयर टू डेंसर आती है तो क्या करती है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब ये लाइट यहां आई, मैंने बनाया नॉर्मल, उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I1 आए, और ये लाइट सीधी जाने की वजह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ये इधर को आगे। मीनवाइल जब ये रिफ्रेक्ट हो चुकी है, डेंसर मीडियम में आ चुकी है, उस वक्त ये ब्लैक वाली रे, ये हमने क्या बनाया? वेव फ्रंट। जब ये टकरा चुकी है यहां पे, वो ब्लैक वाली रे अभी ये डिस्टेंस ट्रैवल
कर ही रही है। तो जितनी देर में, अब मैं यहां से ये परपेंडिकुलर बनाता हूं, तो जितनी देर में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उतनी ही देर में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि अलग ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या थी c1 और यहां पे लाइट क्या थी c2। ये क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों के केसेस में टाइम इक्वल है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, c1 इंटू टी। यहां पे क्या आएगा? c2 इंटू टी। किसी को दिक्कत इस चीज में? पक्का समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट भाई साहब? आदित्य ठीक है। यहां से जो ये रे आके टकराई है, इस जगह पे मैंने बनाया है वेव फ्रंट। जैसे ही यहां पे टकराई इंटरफेस पे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। जब ये बेंड हो चुकी है, यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वेव फ्रंट एग्जैक्टली यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस टाइम पे जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो ब्लैक वाला पोर्शन अभी चल के आ ही रहा है। टाइम दोनों को सेम लगेगा, डिस्टेंस अलग रहेंगे। डिस्टेंस अलग क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है पार्ट, और वो रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। डन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करते हैं, ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए। इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास साइन आई, क्योंकि देखो मेरे को करना क्या है, मुझे अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। रिफ्रैक्शन अपने को पता है क्या था वैसे, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने को पता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट व्हिच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? पता है ये वाला। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही था c1 बाय c2 के इक्वल। तो मैंने क्या किया, अब यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हमने प्रूफ किया, मतलब कंसीडर किया, तो हमारे पास आया बचा इन ट्रायंगल ए डैश बी, साइन आई की वैल्यू निकाली। अब ए डैश बी, अब यहां आया था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सेम आई बनेगा वेव फ्रंट का। तो यहां पे अगर मैं साइन आई लूं, साइन आई क्या आएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, ए डैश बी बाय हाइपोटेन्यूज, यही आएगा हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ए डैश बी बाय ए डैश आ गया, बी ए डैश बाय ए डैश। अब बी ए डैश क्या है? स्पीड इंटू टाइम, c1 इंटू टी अपॉन ए डैश। सिमिलरली इन द ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, इसमें साइन आर रखते हैं। साइन आर क्या आएगा? ए बी डैश बाय ए डैश, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सेम, ए बी डैश बाय ए डैश। ए बी डैश क्या आएगा? c2 इंटू टी, है ना? स्पीड इंटू टाइम। इसमें स्पीड कितनी आई है? c2। टाइम दोनों के लिए सेम था, दोनों को डिवाइड किया तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए डैश और ए डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो की नेट वैल्यू निकलेगी वो क्या मिलेगी अपने पास? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू c1 बाय c2 विच इज इक्वल टू म्यू। क्लियर है? दिस प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर है? ठीक बात है ना बच्चे? डन। आज का टॉपिक इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।